अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, हमारे क्लास में तुम्हारा फिर से स्वागत किया जा रहा है। चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के भी अंदर हम लोग कोलाइड्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। काफी सारी बातें हमने करी है और फिर कुछ बातें आज के क्लास में हम लोग करेंगे। स्पेशली आज के क्लास में हम लोग जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है और उस चार्ज की वजह से काफी सारी चीजें होती है। तो हम लोग इस चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कैसा कैसा चार्ज होता है और ये चार्ज कैसे कैसे आता है और इस चार्ज की वजह से क्या क्या होता है। सो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो अपने पिछले डिस्कशन से हम लोग जानते हैं कि दो तरह के कोलाइड्स होते हैं। एक होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स, या फिर अब कोलाइड्स कहना जो है थोड़ा सा रफ है, ज्यादा बेटर है कि हम लोग सॉल्स बोले, लायोफोबिक सॉल्स, क्योंकि हम अब उन कोलाइड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले जो डिस्कशन चला था वो नियरली जनरल था। अब हम स्पेशली उन कोलाइड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जहां एक सॉलिड को दूसरे लिक्विड में मिला करके कोलाइडल मिक्सचर तैयार किया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने स्टार्च ले लिया, स्टार्च को पानी में मिला दिया। स्टार्च मतलब जैसे हमारे घरों में आटा या मैदा होता है। पिछले क्लासेस में कई बार हमने ये सारे नाम लिए हैं। तो आटा या मैदा है, एक चम्मच आटा या मैदा ले लो, उसको एक गिलास पानी में अच्छे से मिला दो, तैयार हो गया तुम्हारा कोलाइडल मिक्सचर। तो लायोफोबिक सॉल्स मतलब सॉलिड इन लिक्विड, जैसे स्टार्च इन वाटर। ठीक, ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हम लोगों के घरों में आसानी से मिल जाता है। आटा या मैदा तुम्हारे घरों में मिल जाएगा, पानी तुम्हारे घरों में मिल जाएगा, आसानी से दोनों को मिलाओगे तो एक पेस्ट के जैसा मटेरियल बनेगा जिसे तुम कह दोगे कोलाइडल मिक्सचर है। तो लायोफोबिक सॉल्ट्स एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स, दो तरह के जो है सॉल्ट्स होते हैं और इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लासेज में काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। तो ऐसा कुछ मानने का मतलब ही नहीं है कि तुमको ये सारी चीजें नहीं आती है, तुमको भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। और चार्ज से भी तुम अछूते नहीं हो, चार्ज को भी हमने काफी अच्छे से टच किया था, तो चार्ज को भी तुम काफी अच्छे से समझते हो। तो लायोफोबिक सॉल्ट्स और लायोफिलिक सॉल्ट्स दो तरह के सॉल्ट्स हैं और दोनों ही तरह के सॉल्ट्स के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो सकता है। ये चार्ज कितना जरूरी है ये भी मेरे को थोड़ा सा समझना है। चाहे लायोफिलिक हो चाहे लायोफोबिक हो, दोनों ही सिचुएशन में कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो सकता है। ठीक, और ये चार्ज कितना जरूरी है इस पर थोड़ा हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो लायोफिलिक में क्या है कि जो मॉलिक्यूल है, पहले तो मॉलिक्यूल की साइज जो है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं मोस्टली एक अकेला मॉलिक्यूल, इट्स अ सिंगल मॉलिक्यूल है। ये काफी बड़ा सा सिंगल मॉलिक्यूल है जिसकी साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जैसे हम बोल दें कि ये मॉलिक्यूल स्टार्च का है, तो स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी बातें हमने पिछले क्लासेज में करी थी। तो ये मॉलिक्यूल स्टार्च का है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। मेरे को इसी साइज की जरूरत होती है क्योंकि अगर साइज इससे छोटा हो जाएगा तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ भागने लगते हैं, साइज इससे बड़ा हो जाएगा तो हम लोग सस्पेंशन की तरफ भागने लगते हैं। कोलाइड होने के लिए जो पार्टिकल्स की साइज है वो इस रेंज में होनी जरूरी है। तो स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स उनकी साइज इस रेंज में है और ये मॉलिक्यूल्स पानी के साथ अट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए जैसे स्टार्च को पानी के साथ मिलाओगे वो पानी के साथ अट्रैक्शन करके पानी में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्टार्च के पास पानी के मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन है, पानी के मॉलिक्यूल के पास स्टार्च के लिए अट्रैक्शन है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट करने की वजह से एक दूसरे में बड़े ही आसानी से मिक्स हो जा रहे हैं। स्टार्च की तरह ही हम लोग प्रोटीन्स का एग्जांपल ले सकते हैं। प्रोटीन के बारे में अगर तुम बहुत ज्यादा नहीं जानते हो तब भी थोड़ा बहुत तो तुमने सुना ही होगा कि हम लोगों के बॉडी में ढेर सारी प्रोटीन होती है। हम लोग जो चीजें खाते पीते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन हमारे
सेहत के लिए काफी जरूरी है। तो ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी स्टार्च के मॉलिक्यूल की तरह काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा और इस बड़े से मॉलिक्यूल की साइज भी जो है इसी रेंज में होती है। और प्रोटीन में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स या ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेहद आसानी से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और इस वजह से प्रोटीन्स भी पानी के साथ बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन है और हमारी बॉडी जो है नियरली 70% वाटर से बना हुआ है। 70% वाटर है, बाकी 30% में अदर चीजें हैं, उसी में प्रोटीन भी शामिल है काफी सारा। तो वाटर और प्रोटीन एक दूसरे में इजिली मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे प्रोटीन में क्या होता है COOH, एक तो ये ग्रुप बहुत कॉमन है, दूसरा NH2, ढेर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ढेर सारे अमीन फंक्शनल ग्रुप प्रोटीन के अंदर होते हैं और इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और इसीलिए प्रोटीन को भी पानी में मिक्स करना बहुत आसान होता है। बहुत ही आसानी से प्रोटीन्स वगैरह जो है पानी में मिक्स हो जाते हैं और पानी में मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूल की जो साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, अगर कोई पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है और तुमने उसको पानी में मिक्स कर दिया तो वो सोल्यूशन बनेगा, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में और पानी में मिक्स कर दिया तो वो कोलाइड बन जाएगा। तो प्रोटीन भी जो है पानी में मिक्स हो जाएगा और पानी के साथ मिक्स होकर के लायोफिलिक कोलाइड बनाएगा। साथ ही साथ प्रोटीन के अंदर ये जो ग्रुप्स है जैसे COOH ग्रुप है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमीन है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये एसिड का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये H+ लूज कर सकता है, ये H+ गेन कर सकता है, तो ये हो जाएगा RCOO- और ये हो जाएगा RNH3+। तो प्रोटीन के अंदर ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ लूज करके कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अमीन जो है वो H+ एक्सेप्ट करके NH3+ अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज भी है। तो तुम देखोगे इसमें जगह जगह पर COO- ग्रुप कहीं लटका हुआ है, कहीं NH3+ ग्रुप कहीं पर लटका हुआ है, फिर कहीं इधर COO- ग्रुप लटका हुआ है, फिर कहीं इधर COO- ग्रुप लटका हुआ है, इधर कहीं NH3+ ग्रुप लटका हुआ है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में ढेरों ऐसे, ठीक है, ये तो हमने 4-5 बनाए हैं, हजारों ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं। कुछ पर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पर निगेटिव चार्ज है। ये भी हो सकता है कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो जितना प्लस उतना माइनस। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में जो नेट चार्ज होगा प्रोटीन मॉलिक्यूल का वो 0 होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा या तो निगेटिव वाला ज्यादा होगा, कोई ना कोई ज्यादा होगा। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, केवल एक ही तरह का प्रोटीन नहीं होता हमारी बॉडी में, ढेरों तरह के हजारों तरह के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो कुछ में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कुछ में निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का नेट बैलेंस देखोगे तो कुछ में प्लस ज्यादा है तो पॉजिटिव प्रोटीन कह सकते हो, कुछ में माइनस ज्यादा है तो निगेटिव प्रोटीन कह सकते हो। मतलब प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, राइट। और क्या इन चार्जेज का कोलाइड के बनने से कुछ लेना देना है? तो आंसर है नहीं। इन चार्जेज का कोलाइड के बनने से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऐसा है कि अगर ये चार्जेज न भी होते तब भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता और बना करके इत्मीनान से पानी में रह सकता था। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या कोई चार्ज न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल हर तरह से पानी के साथ मिक्स हो सकता है। तो जो नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं वो भी पानी के साथ मिक्स हो सकते हैं, कोलाइड बना लेंगे। जो पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं वो भी पानी के साथ मिक्स होंगे और कोलाइड बना लेंगे। और अगर हम किसी सिचुएशन में न्यूट्रल प्रोटीन्स भी बना दें तो ये न्यूट्रल प्रोटीन्स भी पानी के साथ मिक्स होकर के कोलाइड बना सकते हैं। तो मतलब यहाँ चार्ज का कोलाइड के बनने से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज है तो है, चार्ज है तो है। जैसे हम सपोज जा रहे हैं पढ़ने के लिए और क्लासरूम में जाकर के बैठ गए और गलती से जो है हम अपने घर से कुछ दूसरा सामान, जैसे मान लो हम अपने जो है डैडी का मोबाइल लेकर के चले आए हैं क्लासरूम में, गलती से अपनी मोबाइल की जगह डैडी का मोबाइल लेकर के चले आए। तो घर में मोबाइल था, अपना मोबाइल ना उठा करके डैडी का मोबाइल उठाया, उठा करके लेकर के क्लासरूम में चले आए। तो मेरे को डैडी को मोबाइल से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो उसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं। वो आ गया साथ में, तब भी क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ रहे हैं। मोबाइल होता ना होता पढ़ाई अपनी चलती चली जा रही थी। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं
इनके ऊपर चार्ज है भी नहीं भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन सब से कोलाइड के बनने का कोई लेना देना नहीं है। कोलाइड बिना चार्ज का भी बन सकता था और चार्ज का भी बन सकता था, क्योंकि असली बात यह है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन करता है। तो स्टार्च में तो ऐसे ग्रुप्स नहीं होते हैं जो आयोनाइज होते हैं, लेकिन प्रोटीन में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आयोनाइज होते हैं। स्टार्च में जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रुप्स तुम देखोगे वो होते हैं ROH, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पानी में जनरली आसानी से आयोनाइज होता नहीं, तो इसीलिए स्टार्च के मॉलिक्यूल पर हम कोई चार्ज नहीं मान सकते हैं। लेकिन प्रोटीन में ऐसे ग्रुप्स हैं जो एसिड और बेस नेचर के हैं, जो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं या पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल को H+ दे दे, ये पानी के मॉलिक्यूल से H+ ले ले, तो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज आ सकते हैं। तो स्टार्च के मॉलिक्यूल पर कोलाइडल मिक्सचर में कोई चार्ज नहीं है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल पर कोलाइडल मिक्सचर में कुछ चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और दोनों ही पानी के साथ खूब हैवी अट्रैक्शन करते हैं, इसलिए जैसे पानी में मिलाओगे कोलाइड बन जाएगा। तो ये तो लायोफिलिक कोलाइड्स की हमने थोड़ी बातें करी। लायोफोबिक में पिछले क्लासेज में हम लोगों ने जो एग्जांपल्स लिए थे, एक बार उनको फिर से हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हालांकि काफी कुछ समझा था, लेकिन फिर भी कुछ बातें थी जो वहां पर हमने नहीं कही, क्योंकि बातों को समय के साथ न कहा जाए तो बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती हैं। तो हम लोगों ने लायोफोबिक कोलाइड्स में देखा था कि जैसे मेरे को गोल्ड का कोलाइड बनाना है, तो हम गोल्ड को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। कुछ स्पेशल मेथड लगा के गोल्ड को ग्राइंडिंग करोगे, किसी न किसी तरह से ग्राइंडिंग करोगे, या यू विल ब्रेक इट टू, और ब्रेकिंग टू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तुम तोड़ोगे, और कुछ इस तरह से तोड़ोगे कि जो पार्टिकल्स की साइज है, तुम्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए, और इस तरह से तोड़ोगे कि पार्टिकल्स की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहे। लेकिन मुश्किल क्या है कि जो गोल्ड है वो पानी के साथ सॉल्यूबल नहीं है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। तुम गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, कि तुम्हारे घर में कोई गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी है, उसको 1 बाल्टी पानी में डुबा करके साल भर के लिए भी छोड़ दो, तब भी वो गोल्ड का जो ज्वेलरी है उसमें से कुछ भी थोड़ा भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। उस ज्वेलरी के वजन में कोई कमी नहीं आएगी, न बढ़ेगा न घटेगा, वो उसी तरह से पानी में साल भर भी पड़ा रहे, साल भर के बाद भी निकाल करके उसका वजन निकालोगे तो तुम देखोगे कि जितना ग्राम पहले था अभी भी एग्जैक्टली उतना ही है, न कुछ घटा न कुछ बढ़ा। तो गोल्ड का पानी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, गोल्ड पानी में घुलना नहीं चाहता। तो गोल्ड का पार्टिकल बड़ा है कि छोटा है, क्या फर्क पड़ता है, वो पानी में घुलना ही नहीं चाहता। तो तुम गोल्ड के तुमने छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए जिनकी साइज जो है कोलाइडल रेंज में बिल्कुल बराबर। अगर ये पानी के साथ मिक्स हो जाए तो डेफिनेटली कोलाइडल मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन असली मुसीबत तो यही है कि गोल्ड के ये पार्टिकल्स पानी के साथ मिक्स नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग उसको पानी में मिक्स करने के लिए उस पर कुछ दूसरी चीजें मिला देते हैं जो इन पार्टिकल्स के सरफेस पर जाकर के चिपक जाए। इन पार्टिकल्स के ऊपर हम कुछ अदर मटेरियल्स मिला देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है अभी जो न्यूट्रल चल रहा था, पार्टिकल के ऊपर कुछ निगेटिव चार्ज आ जाए। ये पार्टिकल के ऊपर कुछ निगेटिव चार्ज आ गया। एग्जैक्टली निगेटिव चार्ज जो है सरफेस पर आता है, तो ऐसे लिखना ज्यादा बेटर। चार्ज हमेशा जो है, कोई भी मेटल है तो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आता है, कभी बॉडी के अंदर नहीं जाता है। तो गोल्ड के पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, और जितने पार्टिकल्स है सभी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। इस निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, जब तक निगेटिव चार्ज नहीं था, कह दो ये तुम्हारा 1 बाल्टी का पानी है, उसमें तुमने गोल्ड के ये छोटे छोटे वाले पार्टिकल्स तुमने डाल दिए। अगर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो निगेटिव चार्ज नहीं है तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, और नीचे सेटल होकर के एक साथ मिलकर के नीचे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर चार्ज आ जाए, कह दो कि ये भी नीचे सेटल हो गए हैं, ये पार्टिकल्स जो है इस तरह से नीचे सेटल हो गए, एक दूसरे के साथ यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इन सब के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए तो डेफिनेटली निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन की वजह से अभी एक साथ नहीं रह सकते, और इनको सोल्यूशन में या इस पानी के अंदर इधर उधर भागते रहना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि ये इस पूरे बकेट के अंदर, इस पूरी बाल्टी के पानी के अंदर जहां जहां एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो ये एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। ध्यान देना, ये पानी में रहने का इनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पानी में इनको अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा है।
इनको पानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर भागने के लिए, जैसे तुम्हें तैरना नहीं भी आता है लेकिन कोई बंदूक उठा करके दौड़ा लेके अब तुम्हें मारने ही जा रहे हैं, और तुम देखोगे सामने छोटी नदी है तो उसमें कूद जाओगे जान बचाने के लिए, बंदूक उधर से आ रही है, हो सकता है नदी में कूद करके एक बार बच जाए, बंदूक से बचना मुश्किल है, तो तुम जान बचाने के लिए जो है नदी में कूद गए। तुम्हें नदी में तैरना भी नहीं आता, तुम्हें पानी से कोई प्रेम भी नहीं, लेकिन तुम जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। तो ये आयंस एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, एक दूसरे से इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है कि ये बस पानी में इधर उधर घूम रहे हैं। तो एक तरह से मिक्सचर बन करके तैयार हो गया, लेकिन मिक्सचर इसलिए नहीं बना। ऊपर यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो हमने कहा था कि ये स्टार्च का मॉलिक्यूल और प्रोटीन का मॉलिक्यूल पानी के साथ खूब अट्रैक्शन करेगा, इसलिए पानी में इसको रहना पसंद है और कोलाइडल मिक्सचर बन जाएगा। और यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल्स में कह रहे हैं कि गोल्ड के पार्टिकल्स को पानी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से बचने के लिए पानी में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज जरूरी है। किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं रहेगा तो गोल्ड के पार्टिकल्स पानी में घूमना शुरू नहीं करेंगे, और चार्ज नहीं रहेगा तो वो सारे के सारे ऐसे नीचे सटल रहेंगे। लेकिन जैसे ही चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने के बाद क्या होगा, एक दूसरे से रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से इधर उधर भागना शुरू करेंगे और तुम्हारा कोलाइडल मिक्सचर बन जाएगा। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग लायोफोबिक की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, लायोफोबिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो दो तरह के कोलाइड्स, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक में कोलाइड को बनने के लिए कोई चार्ज जरूरी नहीं है, चार्ज आ भी जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, चार्ज न भी रहे तब भी कोई नुकसान नहीं है, चार्ज रहे न रहे कोलाइड बन जाएगा। लायोफिलिक है तो कोलाइड बन जाएगा, लेकिन अगर लायोफोबिक टाइप का सिचुएशन है तो कोलाइड को बनने के लिए चार्ज की जरूरत है। तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक, लायोफिलिक में क्या है, चार्ज इज नॉट नेसेसरी, charge is not necessary for existence of colloids। colloids के एग्जिस्टेंस के लिए चार्ज की कोई जरूरत है नहीं। और जो लायोफोबिक है, लायोफोबिक है उसमें क्या है, चार्ज इज नेसेसरी, चार्ज इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द कोलाइड। कोलाइड के एग्जिस्टेंस के लिए चार्ज जरूरी है। चार्ज नहीं रहेगा तो वो पानी में भागेंगे नहीं, इधर उधर पानी में मिक्स ही नहीं होंगे, बल्कि वो सब नीचे बैठ करके अपनी पार्टी करेंगे। लेकिन जैसे ही चार्ज आया, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से वो भागते नजर आएंगे। तो अब ये चार्ज कैसे आएगा? तो एक तरीका तो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर रहे थे लायोफोबिक के बारे में, तो थोड़ा सा वहां पर हम लोगों ने पढ़ा भी था, नियरली उसी की बात फिर से हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन में क्या है, मेरे पास कोई फ्रेश प्रेसिपिटेट है, फ्रेश प्रेसिपिटेट। फ्रेश प्रेसिपिटेट होने का मतलब जैसे अभी तुरंत तुरंत बनाया है, तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। तो फ्रेश प्रेसिपिटेट कह दो, ये बाल्टी में तुमने थोड़ा पानी लिया हुआ और नीचे प्रेसिपिटेट कोई चीज है जो पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, तुमने उसको पानी में मिलाया तो क्या होगा, नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। फ्रेश प्रेसिपिटेट बनने का मतलब उसके पार्टिकल्स की साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगी। अगर बहुत देर के लिए छोड़ दोगे तो सब आपस में चिपक जाएंगे, चिपक करके बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेंगे, वो मेरे काम का नहीं है। इसीलिए मेरे को फ्रेश प्रेसिपिटेट चाहिए। इसमें हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला के, और इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम लोग जैसे AgCl का एग्जांपल पिछले क्लास में भी हमने लिया था, फिर से एक बार उसी का रेफरेंस ले रहे हैं, काफी और भी हैं लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करेंगे हम। AgCl में हम थोड़ा सा NaCl मिला दें, दोनों में Cl- कॉमन है, तो ये प्रेसिपिटेट का जो पार्टिकल है इसके ऊपर जाकर के NaCl के क्लोराइड आयंस जाकर के इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे। और जब ये ऐसे चिपक जाएंगे तो अभी तक जो ये पार्टिकल न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्लोराइड आयन के चिपकने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान देना, दोनों में जो आयन कॉमन है वही जाकर के उसके सरफेस पर चिपकेगा। अगर हमने AgCl में AgNO3 मिलाया होता तो अब दोनों में सिल्वर आयन कॉमन है, तो इसके सरफेस के ऊपर जाकर के सिल्वर आयन चिपकेगा, Ag+, 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 एंड Ag+। और
इसकी वजह से क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल जो बनेगा, इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम कैसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज निगेटिव आएगा कि चार्ज पॉजिटिव आएगा। लेकिन कोई फ्रेश प्रेसिपिटेट है, हमने उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं मिला देंगे, थोड़ा ही मिलाएंगे जिससे अपना काम बन जाए। वो मेरे को एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना होगा कि कितने से काम बन जाता है। यहाँ पर इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है उस तरह का, राइट। तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉमन आयन था, एनायन कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ क्लोराइड कॉमन है तो उसके सरफेस पे जाकर चिपक गया, या कैटायन कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ पर सिल्वर आयन कॉमन है, जाकर के सरफेस पर चिपक गया। तो जो पार्टिकल है उस पर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में, जब तक कोई चार्ज नहीं था, ये बाल्टी का पानी और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, सब नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कह दो ये AgCl है और इसमें तुमने मिला दिया NaCl, जैसे ही NaCl मिलाया, Cl माइनस जाकर इन सब के सरफेस पर चिपकना शुरू होगा और अब इनके ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, सब पर निगेटिव चार्ज आने लगा। निगेटिव चार्ज की वजह से अब एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये पूरे बाल्टी के पानी के अंदर एक दूसरे से दूर दूर इधर उधर बिखर जाएंगे और तुम्हारा कोलाइडल मिक्सचर तैयार हो गया। तो चार्ज न रहे तो ये कोलाइड फिर से नहीं बनेगा। जैसे ऊपर गोल्ड सॉल्व में समझा था, वहां भी कुछ किया था, चार्ज लाए थे, यहां भी कुछ कर रहे हैं, चार्ज ला रहे हैं। चार्ज न रहे तो ये कोलाइड बनेगा ही नहीं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? अगर मेरे को लिखना हो तो हम लिखेंगे पेप्टाइजेशन मीन्स converting a fresh precipitate into a solid by addition of a small amount of a suitable इलेक्ट्रोलाइट, किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जिसमें या तो कैटायन कॉमन रहे या फिर एनायन कॉमन रहे। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का छोटा सा अमाउंट मिला दिया, थोड़ा सा अमाउंट मिला दिया, जिससे क्या हुआ, और जो प्रेसिपिटेट था वो सॉल्व में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू सॉल्व बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन जो है एक बड़ा ही सिंपल और जरूरी तरीका है जिससे हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज ला सकते हैं। हर केस में नहीं काम करेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ केसेस में काम करेगा। और हम लोगों को समझना है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि पूरा कोलाइडल मिक्सचर की कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो मेरे को पूरा नॉलेज है। मेरे को कोलाइड्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझना है कि कोलाइड्स के ऊपर चार्ज क्यों जरूरी है और ये चार्ज कैसे आता है। तो पेप्टाइजेशन में होता क्या है, प्रेसिपिटेट के ऊपर या तो एनायन या तो कैटायन जो भी जाकर के चिपक जाए। एनायन चिपकेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, कैटायन चिपकेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। चार्ज निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, रिपल्सन की वजह से ये पानी में इधर उधर एक दूसरे से दूर दूर बिखर जाएंगे, जिसकी वजह से कोलाइडल मिक्सचर तैयार हो गया। और अगर ये चार्ज न रहे तो फिर ये एक दूसरे से दूर दूर भागने की जरूरत खत्म हो जाएगी, सब मिलकर के इसी तरह से नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये मेरा जो लायोफोबिक है, लायोफोबिक के लिए चार्ज बड़ा नेसेसरी, और किसी तरह से ये चार्ज खत्म हो जाए, हम क्या करें, इसी में और ज्यादा NaCl मिला दें। इसी में हम लोग एक्स्ट्रा NaCl और मिला दें। अभी तो थोड़ा NaCl मिलाया था तो ये बना था, मोर NaCl एडेड, और भी NaCl ऐड कर दिया तो क्या होगा, अब ये जो NaCl में फिर से Na प्लस और Cl माइनस है तो सोडियम आयन इसके साथ मिलकर के इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वैसे तुम देखोगे कि अब ये पार्टिकल्स जो है, ये तुम्हारा पानी रहा बाल्टी वाला, और ये पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म होते ही क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स फिर से वापस जाकर के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और तुम कहोगे कि कोगुलेशन हो गया। या फिर तुम क्या करो, इसको खूब जोर से बॉयल कर दो, हीट कर दो, खूब अच्छे से हीट कर दोगे। हीट करोगे तो क्या होगा, इसके सरफेस पे जो ये चिपके हुए आयन्स है वो सब झड़ जाएंगे,
बहुत हीट करोगे, बहुत हिलाओगे डुलाओगे, हीट करते क्या होता है, जब कोई चीज बॉयल होता है तो मॉलिक्यूल्स खूब उछलते कूदते हैं। जब मॉलिक्यूल्स उछलते कूदते हैं, जैसे तुम खूब जोर जोर से कूद रहे हो तो तुम्हारे बॉडी पर कुछ डस्ट वगैरह लगा हुआ है तो वो सब क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। तो सरफेस के ऊपर ये जो चिपके हुए आयंस है, बहुत जोर से बॉयल कर दोगे तो क्या होगा, ये आयंस जो है झड़ जाएंगे तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, तब भी कोगुलेशन हो जाएगा। तो तुम उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, ये तो जरूरी है, कोलाइड को बनने के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो मर जाएगा बेचारा कोलाइड। जैसे किसी को बचाने के लिए अगर कोई इंजेक्शन चाहिए, एक इंजेक्शन लगाओगे, 2 इंजेक्शन लगाओगे, वो बच जाएगा, लेकिन तुमने 25-30 इंजेक्शन लगा दिया कि अच्छे से बचा लेंगे, तो बेचारा जो बाद में मरना था अभी तुरंत मर जाएगा। तो दवाई बचाने के लिए जरूरी है उसको, लेकिन बहुत ज्यादा भी दवाई दे दोगे तो दवाई की वजह से मर जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है इसके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो ये मर जाएगा। तो चार्ज जरूरी है, क्यों जरूरी है, कोलाइड को बनाने के लिए। अगर ये चार्ज किसी तरह से खत्म कर दे, इलेक्ट्रोलाइट मिला करके खत्म कर दे, या फिर उसको हम बॉयल वगैरह करके ये पार्टिकल जो ऊपर चिपके हैं उनको हटा दें, तो कोगुलेशन हो जाएगा। तो लायोफोबिक कोलाइड्स का कोगुलेशन बहुत आसानी से होता है, ध्यान देना। जो लायोफोबिक कोलाइड्स है उनका कोगुलेशन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि उनको पानी के साथ वैसे भी रहना नहीं था, वो चार्ज की वजह से एक दूसरे से रिपल्सन कर रहे थे, रिपल्सन की वजह से पानी में इधर उधर बिखर गए थे, उनको पानी में रहने का कोई मन नहीं था। जैसे तुम चार्ज खत्म करोगे वैसे सब नीचे जाकर के बॉटम पर डूब जाएंगे और कोगुलेशन हो जाएगा। तो लायोफोबिक का कोगुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है, जबकि लायोफिलिक का कोगुलेशन कराना इतना आसान नहीं है। तो कितना भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाते चले जाओ, इलेक्ट्रोलाइट चार्ज को न्यूट्रल कर दे कि न्यूट्रल न करे, हमने भी ऊपर डिस्कस किया ना। लायोफिलिक में जो है चार्ज की जरूरत ही नहीं है, चार्ज रहे तब भी कोई नुकसान नहीं है, चार्ज न रहे तब भी कोई नुकसान नहीं है, न कोई नुकसान न कोई फायदा। चार्ज है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो प्रत्येक तरीके से पानी के साथ अट्रैक्शन करता है। तो इसीलिए उसका जो कोगुलेशन है, लायोफिलिक वाले को कोगुलेट करना बहुत मुश्किल है, लायोफिलिक को कोगुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग लायोफिलिक कोलाइड्स का कोगुलेशन उतनी आसानी से नहीं कर सकते, जबकि लायोफोबिक का कोगुलेशन आसानी से कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज की वजह से ही बने हैं। फिर अगर हम लोग चार्ज की बात थोड़ी सी और करें तो हम लोग देखते हैं जब ये कोलाइडल पार्टिकल है, जैसे मान लो ये कोलाइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर क्या है, अभी पॉजिटिव आयंस आकर के चिपके हुए हैं। तो अभी इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव आयंस आकर के चिपके हुए, फिर ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, निगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसके बाहर जो है निगेटिव आयंस का भी एक लेयर होगा, फिर इस निगेटिव आयन के बाहर फिर पॉजिटिव आयन का इसी तरह से एक लेयर होगा। तो ये जो पार्टिकल है इसके चारों तरफ निगेटिव और पॉजिटिव आयन का इस तरह से काफी सारे लेयर से, ये हो गया एक लेयर हो गया, फिर ये हो गया दूसरा लेयर हो गया, फिर उसके बाद जो है ये तीसरा लेयर हो गया। तो उसके ऊपर आयंस का काफी सारा लेयर पे लेयर जो है जमा रहता है, और जो शुरू के 1-2 लेयर्स होंगे वो इसके साथ टाइटली चिपके रहेंगे, और जो बाद के लेयर्स होंगे वो उतनी टाइटली नहीं चिपके रहेंगे। तो हम लोग 2 तरह के लेयर्स मान लेते हैं। जो अंदर वाला लेयर है इसको हम अलग कलर दे देते हैं कुछ, ये जो अंदर वाला लेयर है, चलो बस इसी लेयर को पकड़ लेते हैं, ये वाला लेयर हम लोग इसको कह देते हैं, ये हो गया फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आयन से बहुत जोर से चिपक गए हैं, अब बाहर नहीं जा सकते, और उसके बाद वाले जो लेयर्स हैं वो यहां से निकल करके बाहर चले जाएंगे, बाहर से दूसरे आयंस इनकी जगह पर चले आएंगे, तो इनका आना जाना लगा रहता है। इनको हम नाम दे देंगे डिफ्यूज्ड लेयर। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ जो आयंस का लेयर है, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ रहा है, ये आयंस का लेयर जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फिक्स्ड लेयर मतलब ये आयंस फिक्स्ड है, कोलाइडल पार्टिकल से जोर से चिपके हुए, इसको छोड़ करके जाएंगे नहीं, तुम इनको आसानी से यहां से नहीं निकाल सकते। जबकि बाद वाले आयंस का आते जाते रहते हैं, ये जाएगा इसकी जगह दूसरा आएगा, ये जाएगा इसकी जगह दूसरा आएगा, ये भी जाएगा इसकी जगह कोई दूसरा आएगा। तो डिफ्यूज्ड लेयर, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इस तरह से ये
डबल लेयर की भी हम लोगों ने बात कर ली कि कोलाइडल पार्टिकल्स के अराउंड जो आयंस का लेयर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो उसके साथ चिपका रहेगा फिक्स्ड लेयर कहोगे, जो थोड़ा दूर दूर है जिसमें आयंस अभी आते जाते रहते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर है, और दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसको जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स पर अगर हम चार्ज की जो बातें कर रहे हैं उसको हम समराइज करें तो हम कहेंगे कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल है, लायोफिलिक कोलाइड है, उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और चार्ज का कोलाइड के बनने से कोई बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन लायोफोबिक में चार्ज की जरूरत है, और यदि चार्ज न रहे तो लायोफोबिक कोलाइड जो है वो चलेगा ही नहीं। चार्ज जब तक रहेगा तभी तक चलेगा, और किसी तरह से तुमने चार्ज खत्म कर दिया तो वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मेरे को कुछ कोलाइड्स को थोड़ा सा लिस्ट बना लेना है। जैसे मेरे को एक गोल्ड सॉल का लिस्ट बना लेना है। गोल्ड सॉल जो होता है उसमें जो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे पानी के अंदर, इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अगर ये तुम्हें न पता रहे तो फिर तुम आगे जरूरत पड़ने पर कुछ क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। गोल्ड सॉल में पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक और सॉल है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, इसमें जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर आयरन 3+ ला करके हम चिपका देते हैं, और इसकी वजह से जो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि उस पर आयरन 3+ ला करके ही हम चिपकाते ही हैं। जिस तरीके से बनाते हैं आयरन 3+ को ही ला करके चिपकाएंगे, कुछ और नहीं चिपकाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल, इसको जब बनाते हैं तो इसको भी इसी तरह से बनाते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, ये पानी में घुलता नहीं है, तो इसके ऊपर ला करके एल्यूमिनियम आयन चिपका देते हैं, जिससे पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से पानी में बिखर जाएंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, इसको हम जिस तरह से बनाते हैं, ठीक, हम उस बनाने के मेथड को अगर फॉलो करें तो हमको समझ में आएगा। AS2S3 आर्सेनिक एंड सल्फाइड, इसके ऊपर सल्फाइड आयन आकर के चिपक जाते हैं तो निगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये कुछ कॉमन कोलाइड्स हैं जिनके बारे में तुम थोड़ा याद रखोगे, जरूरत पड़ती है कि मतलब इस पर कैसा चार्ज होता है, इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तो हम ज्यादा जो बहुत बड़ा लिस्ट नहीं बना रहे, छोटा सा लिस्ट बना रहे जिससे तुम आसानी से याद रखोगे। तो गोल्ड सॉल को याद रखोगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल को याद रखोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल को याद रखोगे, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल को याद रखोगे कि इन सॉल्स के ऊपर कैसा कैसा चार्ज होता है, क्योंकि इसका जरूरत आगे आने वाले डिस्कशन में हम लोगों को पड़ेगा। राइट, तो इस वे में इस क्लास का पूरा डेडिकेशन हम लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज को समझने में किया कि लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, लायोफोबिक में चार्ज होगा कि नहीं होगा, चार्ज कितना जरूरी है, और उसके साथ ही साथ लास्ट में हमने तुम्हें कुछ कोलाइड्स के नाम भी बताए कि इनको तुम याद रखोगे, इनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि भाई ये कोलाइडल पार्टिकल्स पर ऐसा चार्ज होता है। आगे वाले क्लासेज में जब हम लोग कोलाइड्स पर और डिस्कशन करेंगे तो इन चार्जेस की मेरे को जरूरत पड़ेगी, उसी की वजह से डिस्कशन आगे चलेगा, उसी की मदद से डिस्कशन आगे चलेगा। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। आई होप तुमने चार्ज को एंजॉय किया। फिर मिलते हैं तो बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।